जितना भी आप लोगों ने काम किया ट्रेडिंग की उससे समझ गए होंगे कि ऑर्डर्स कैसे लगते हैं, ट्रेड कैसे होता है स्टॉक्स में और बाइंग सेलिंग कैसे होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि कौन से शेयर्स को चूज किया जाए काम करने के लिए। ठीक है, उसके लिए जो है बेसिकली दो तरीके की एनालिसिस होती है। ठीक है, उसके लिए जो है वो दो तरीके की एनालिसिस होती है। ठीक है, एक होती है कौन सी, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल। हेलो, अब हाँ बोलो बोलो, बाद में थोड़ा कॉल कर रहा हूं। क्या हुआ? ठीक है, फोन आ गया। ठीक है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में जो है ये मेन एनालिसिस होती है जिसमें हम लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि कौन सी कंपनी कैसी है। जैसे अज्यूम करते हैं कि मान लो कि कोई कंपनी है 100 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी एक तरीके से 20 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, और एक कंपनी है, दूसरी कंपनी भी जो है वो 150 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो नियर अबाउट 30 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी हुई? कंपनी ए या बी? रोहित माइक ऑफ है तुम्हारा। बराबर है तुम। बराबर है, वेरी गुड। ये दोनों कंपनी बराबर है क्योंकि दोनों ने लगभग नियर अबाउट 20% का प्रॉफिट किया। एकदम सही। तो अब क्या है ना कि इसी तरीके से पता लगाया जाता है कि कौन सी कंपनी कैसी है। अब मान लो कि इसके आगे बढ़ते हैं, आगे की एनालिसिस एक देखते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि जो कंपनी ए है उसके पास एक लैंड है जिसकी वैल्यूएशन 30 करोड़ रुपए है और कंपनी बी के पास जो लैंड है उसकी वैल्यूएशन 15 करोड़ रुपए है। अब कौन सी कंपनी अच्छी हुई? हाँ, कंपनी ए अच्छी हुई। क्यों ए अच्छी हुई? क्योंकि इसके पास एसेट जो है वो कंपनी बी से ज्यादा है। इसके पास जो एसेट है वो कंपनी बी से ज्यादा है। ठीक है, ओके, ठीक है कृष्णा, समझ में आ रहा है? अब ठीक है, अब आके और एक बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको टिपिकल कर देते हैं। कंपनी ए जो है ये इसका सेल्स जो है, यानी ये कंपनी जो है इसका सेल्स जो है पिछले साल हुआ था कंपनी ए का, वो हुआ था 50 करोड़ रुपीस का। ठीक है, और इस साल जो सेल्स हुआ है वो हुआ है 40 करोड़ रुपीस का। उसी तरीके से जब कंपनी बी है उसका सेल्स हुआ था 70 करोड़ रुपीस का और इस साल जो सेल्स हुआ है वो हुआ है 60 करोड़ रुपीस का। तो कौन सी कंपनी तुम्हारे हिसाब से, अब इतने में कौन सी कंपनी तुम्हारे हिसाब से लेनी चाहिए? सिर्फ बी वाली। बी वाली, क्यों? दोनों का एक ही है, मतलब बड़ी कंपनी। देखो बात तो तुम्हारी सही है लेकिन इसका जो सेल्स हुआ कम हुआ है, ये जो है लगभग 20% सेल्स कम हुआ है। ठीक है, और इसका सेल्स जो है वो लगभग 18% के आसपास कम हुआ है। बात तो बिल्कुल सही है लेकिन उस हिसाब से देखो तो इसके पास जो है लैंड मजे की है। ठीक है, यानी एसेट इसके पास बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो है वो कंपनी ए अच्छी है। ठीक है, लेकिन कंपनी बी भी, हाँ कंपनी बी भी बहुत बुरी नहीं है। बात समझे? तो हम लोग बेसिकली जब एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक जो है वो कंपनी का ही हिस्सा है। ठीक है, कंपनी का ही हिस्सा है। तो हम लोग को जब एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में जिसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है,
और ये चीज सीखने का जो है इसमें तरीका होता है कि भाई सेल्स क्या हो रही है, लैंड एसेट कैसे हैं, इसका जो है पूरा रेशियोज बना हुआ है, जो कि आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कॉमर्स में। लेकिन इसका यूज कैसे है ये नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका सीखेंगे भी, इसको प्रैक्टिकली, और इसका यूज कैसे करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के बेस में पता लगाया जाता है कि कंपनी ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो जैसे चार्टिंग के हिसाब से अभी मैं देख ही रहा था थोड़ी देर पहले वाले पिछले बैच में भी अभी जो है चार्टिंग के बारे में ही बात हुई, और मैंने लाइव जो है उसमें बाइंग करके दिखाया कि किस तरीके से कंपनी में बाइंग होती है, फिर 10 रुपए प्रॉफिट में निकाल दिया, ठीक है। तो टारगेट अचीव करना, ये टेक्निकल जो है वो शॉर्ट टर्म प्लस या इंट्राडे के लिए काम करती है, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप किसी लंबे समय के लिए कंपनी लेके रखनी है तो आपको फंडामेंटल रिसर्च करनी होगी, और छोटे समय के लिए कंपनी में काम करना है तो टेक्निकल है काम करना होगा। गॉट इट? किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी। एज्यूम करो कि भाई तुम जो हो, तुम्हारे पास एक ऑफर आया है, ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑफर आया है कि तुम जो हो वो एक कंपनी में तुम्हें इन्वेस्ट करना है अपने नियर अबाउट, मान के चलते हैं कि 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख रुपीज स्टॉक्स में नहीं। एक फ्रेंड तुम्हारे पास आया है, बोला है कि मैं जो हूँ एक रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन कर रहा हूँ और मुझे जो है टोटल 10 लाख रुपीज चाहिए, 10 लाख रुपीज चाहिए, मेरे पास 5 लैक्स है, 5 लैक्स और चाहिए, और वो तुम्हारे पास आया पूछने के लिए कि लगाओगे, तो तुम क्या करोगे। बिजनेस मॉडल सीखेंगे हम। ठीक है, गुड, बिजनेस मॉडल देखेंगे। बिजनेस मॉडल तो जो है वो रेस्टोरेंट का ही है, और क्या देखोगे। एकदम एज्यूम करो कि तुम उधर लगाने जा रहे हो, बस आप उसको कहते हैं ना अपने एकदम पूरे उस पे आओ, एकदम अपना माइंड एकदम लगाओ, एकदम कि क्या कहते हैं कि सोचो कि हम, मेरे पास 5 लाख है, मैं लगाने ही जा रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा। देखेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा, फिर आखिरी में अगर ना चला तो 5 लाख वापस आ जाएगा कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो 5 लाख देखो जो वापस आएगा वो एसेट की क्वालिटी से आएगा, यानी एसेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, एसेट्स देख सकते हैं, प्लस आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि इसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, इसका भी रेशियो होता है। प्रॉफिट मार्जिन मतलब होता है कि अज्यूम करते हैं कि भाई 10 लाख की सेल्स हुई, तो इसमें कितना रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। 10 लाख की सेल्स में अज्यूम करते हैं कि 3 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसको कहेंगे 30% का प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो यानी कि अज्यूम करते हैं कि 30% का प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, खराब नहीं, ठीक है। पहली चीज ये भी देख सकते हैं कि सेल्स कितनी होगी इसकी, हाँ क्यों कृष्णा, सेल्स देख सकते हैं कि सेल्स कितनी होगी, लगातार सेल्स ग्रोथ होगी कि नहीं। मार्केट में कंपटीशन है। बहुत बढ़िया। कंपटीशन में कौन कौन है, यानी अगल बगल कितने लोग हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तो नहीं है अगल बगल जो क्या कहते हैं हमारे बिजनेस को खराब कर देंगे। और क्या देख सकते हैं सर, लोन या डेप्ट कोई हो। बहुत बढ़िया। हम लोग देख सकते हैं कि भाई मतलब 10 लाख रुपए लगा तो रहे हो, लेकिन इसके ऊपर जो है अभी कितने रुपए की और जरूरत होगी, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कितना लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा अगर हुआ, हाई हुआ तो बेकार है, क्योंकि ज्यादातर पैसा जो है वो फिर बैंक ही ले लेगा,
इंटरेस्ट। और क्या देख सकते हैं? और कुछ दिमाग लगाओ। फ्यूचर का कोई प्लान? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फिर बहुत बढ़िया, फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसकी? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस देख सकते हैं। ये तो नया खुल रहा था, एक्सपीरियंस। हाँ, कि भाई लड़का जो है वो कुछ काम वाम किया है कि नहीं। एक्सपीरियंस की जगह इसको हम मैनेजमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं जो ध्यान रखेंगे इसका, है? और तो काफी पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स आपने बताए हैं बेसिकली यही पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को देखा जाता है। ठीक है, किन पॉइंट्स को देखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग रेशियोज में तब्दील कर देते हैं। कैसे तब्दील कर देते हैं? कि आप ये कर सकते हैं कि जो है एक तरीके से इसके लिए एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं, जैसे डेट के लिए बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो होता है। डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट कोई भी 100% डेफिनेशन नहीं है, उस बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है उसके लिए। जैसे क्या है कि लड़के का क्या क्वालिटी है जो कंपनी चला रहा है, तुम्हारा फ्रेंड जो है उसको समझना ये पड़ेगा कि वो लड़का कहीं बेईमानी तो नहीं किया है पहले, ऐसा तो नहीं किसी से लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा उस कंपनी के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग और भी चीजें, क्या क्या चीजें देखे थे हम लोग इसमें, कि एसेट्स के बारे में देखे थे। ठीक है, ठीक है, एसेट्स के बारे में देखे थे, इसमें हम लोग एसेट टर्नओवर रेशियो देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि भाई ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं, ईपीएस ग्रोथ में है कि नहीं, अर्निंग पर शेयर याद है आप लोग को, हम लोग ने बात किया था ईपीएस ग्रोथ है कि नहीं। ईपीएस के बारे में हम लोग और अभी बात करेंगे। अब ये भी देख सकते हैं कि वो कितने रुपए में कितना दे रहा है, उसके लिए पीई रेशियो होता है। ठीक है, फिर देन जो है हम लोग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर सकते हैं। ईपीएस वाला नहीं, ईपीएस बता देते हैं, अर्निंग पर शेयर है फुल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे रेशियोज हैं जिसके बारे में हमको ये देखना होता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले जिस चीज के बारे में हम लोग को बात करनी होगी, मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि एक जो कंपनी है वो एक ऐसे इकोसिस्टम में है, लोकेशन में है जहां पर काम ही नहीं करी। मान लीजिए कि जैसे क्या कहते हैं लंका के पास, ठीक है, आप कोई भी रेस्टोरेंट खोलेंगे तो चलेगा ज्यादातर। ठीक है, लेकिन अगर कचहरी के पास जो है वहां पे आप मोमोज का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिए या फिर जो है फास्ट फूड के रेस्टोरेंट खोल लिए, तो क्या वो चलेगा? क्या लगता है? नहीं तो उतना नहीं। उतना नहीं चलेगा। अब जैसे लंका के पास आपने भोजनालय खोल लिया एक तो, क्या वो चलेगा? वहाँ रेस्टोरेंट में जाएंगे, हाँ, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, उनको बोलोगे कि आप भोजनालय में खाना खाइए आके तो कोई नहीं खाएगा। सब लड़के लड़कियां घूमते रहते हैं, तो भोजनालय में लेके कोई थोड़ी ना जाएगा। क्या समझे?
तो होता यह है कि भाई जिस जगह पे लोकेशन पे है वहां पे कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है वो इंपॉर्टेंस रखता है। अज्यूम करते हैं अब इसमें इंडस्ट्री का क्या फैक्ट, इंडस्ट्री का क्या लेना देना। इंडस्ट्री जो है जैसे मान लेते हैं कि आप जो है वो मोमोज का स्टॉल लगाना है, ठीक है, मोमोज का, गॉट इट। अभी मोमोज जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अज्यूम करते हैं कि मोमोज एक समय था, याद है, तुम लोग अभी भी खाते होगे चाप के पेट खराब करने के लिए, ठीक है। तो मोमोज जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। हर कोई मोमोज मोमोज कर रहा है कि भाई हम मोमोज बढ़िया लगता है, मोमोज खाए जाए, मोमोज खाए, ठीक है। अभी अज्यूम करते हैं भाई कुछ लोग कंज्यूमर होते हैं और कुछ लोग प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर एक कॉलोनी के बाहर एक मोमोज की छोटी सी शॉप खोली जाए तो क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगी। बात समझ रहे हो, ध्यान समझना, ठीक है, वो चलेगी। अब अगर आप एक तरफ जो है आपने एक भोजनालय खोला है जिसमें आपने बेहतरीन टेस्टी फूड, एकदम क्वालिटी फूड्स रखे हुए हैं, और एक तरफ एक मोमोज की शॉप खोली हुई है जिसमें मोमोज आपका मतलब बिलो एवरेज है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, इन दोनों में से कौन सी शॉप चलेगी आपके हिसाब से लंका पे? अच्छा प्रोडक्ट देगा। मोमोज चलेगा सर, अगर रेस्टोरेंट रहेगा तो भी नहीं, मैं भोजनालय की बात कर रहा हूँ, एकदम वहां पे बाहर लिखा हुआ है वैष्णव भोजनालय। तो सड़े हुए मोमोज की दुकान ज्यादा चलेगी या अच्छे भोजनालय की दुकान ज्यादा चलेगी? ये सब पे ट्रक रख वाले आते हैं रोड क्या पे। चीज? नहीं, मेरे को ए या बी में से बताओ, ए या बी में से कुछ बताओ। ए वाला हाँ, ए वाला चलेगा। क्यों मालूम, क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां की इंडस्ट्री जो है वो ए को ही प्रेफर कर रही है। वो मोमोज की इंडस्ट्री बढ़ रही है और भोजनालय की इंडस्ट्री गिर रही है। चाहे कितना भी अच्छा तुम भोजनालय खोल लो, भोजनालय की इंडस्ट्री गिर रही है, मोमोज की इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो भले ही आपके पास अगर क्वालिटी भी नहीं रही तो भी आपकी सेल्स जो है भोजनालय से अच्छी होने वाली। इसका मतलब क्या है कि कंपनी चाहे जैसी भी रहे, ठीक है, मतलब कंपनी अच्छी रहे, तो अब क्या है कि यहाँ पे एक ये पता लग गया कि भाई हमें मोमोज की दुकान खोलनी है। अब आपका कंपटीशन भोजनालय वालों से खत्म हो गया, अब आपका कंपटीशन अच्छे मोमोज की दुकान वालों से हो गया है। समझ रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है वो आपके पास आया, दो फ्रेंड आपके पास आए, एक जो है भोजनालय खोल रहा था, एक जो है मोमोज खोल रहा था, ठीक है। तो आपने चूज किया कि हम मोमोज वाले के संग जाएंगे, ठीक है। अब वो मोमोज वाले का जो कंपटीशन है दूसरे अच्छे मोमोज वालों के संग होगा, तब यहाँ पर जो है आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? यानी कि सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है इंडस्ट्री, यानी कौन सी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में आगे बढ़ेगी, इस पे ध्यान ज्यादा देना रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप बढ़ती हुई इंडस्ट्री में सड़ा हुआ सामान भी लेकर के बेचेंगे ना, जो कंपनी झंडू कंपनी भी रहेगी वो भी कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगी। लेकिन अगर आप एक डूबती हुई इंडस्ट्री का सामान लेकर के बेहतरीन तरीके से भी बेचेंगे तो नहीं चल पाएगी। जैसे बात करते हैं, पहले बहुत पहले आते रहे छोटे छोटे जनरेटर्स आते थे, आपने देखे हैं कभी? होंडा के जनरेटर्स होते थे, यामाहा के जनरेटर्स होते थे हाँ आते थे। अभी जो है यामाहा के जनरेटर, इतनी बढ़िया कंपनी, यामाहा के जनरेटर जो है वो बहुत अच्छे बिकते थे। लेकिन जब से इन्वर्टर्स आए तो उसके बाद से जनरेटर की बिक्री जो है वो डाउन होने लगी। अब आप बेहतरीन कंपनी के भी जनरेटर्स रखेंगे तो भी वो आपसे कोई नहीं खरीदेगा, झंडू कंपनी के इन्वर्टर भी रखेंगे तो उसकी भी सेल्स बढ़ जाएगी। समझ रहे बात को? समझ में आया आप दोनों में, दोनों को? कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, तो इसके लिए क्या है हमें समझना, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है जो कहते हैं EIC फ्रेमवर्क, ठीक है। EIC फ्रेमवर्क, EIC फ्रेमवर्क में सबसे पहला गोला होता है इकोनॉमी का, दूसरा गोला होता है इंडस्ट्री का और तीसरा गोला होता है कंपनी का। यानी जो इकोनॉमी है, मान लो किसी देश की इकोनॉमी डाउन जा रही है तो वहां की इंडस्ट्री भी डाउन जाएगी और इसके इंडस्ट्री के अंदर की कंपनीज भी डाउन जाएगी। अब मान लो कि किसी देश की इकोनॉमी अच्छी जा रही है और तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज भी अच्छी जाएंगी और कंपनीज भी अच्छी जाएंगी।
ठीक है। तो अब अगर हमें ये पता चल जाए कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, तो इंडिया की इकोनॉमी इस समय बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है, हर जगह से अच्छी न्यूज आ रही है यस और नो? नहीं अभी खराब है सर। है ना? तो जो इंडस्ट्रीज हैं जो इस जो क्या कहते हैं कि इस इकोनॉमी के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रोथ कर रही हैं, वो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी, वो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, और उस इंडस्ट्री के अंदर की जो कंपनीज है वो कंपनीज भी बढ़ेंगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब मान लो कि हमें जो है एक अच्छी इकोनॉमी है, बेहतरीन अच्छी इकोनॉमी की अच्छी इंडस्ट्री, और अच्छी इंडस्ट्री की अच्छी कंपनी मिल जाए, तो हमारा लगभग देखा जाए तो 95% काम हो गया, क्योंकि यही कंपनी होगी जो आगे बढ़ेगी, और हमें उसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है। तो एक सर क्वेश्चन, हाँ पूछो। कि ये जो शेयर में स्टॉक हम खरीदते हैं, हाँ और जो कंपनी से कनेक्शन क्या, जैसे वो अपना शेयर बेच दिया आईपीओ के तरफ से, हाँ बिल्कुल। अब बहुत 10 रुपए में अगर वो आईपीओ बेच चुका है शेयर को, और आज उसका प्राइस जैसे स्टॉक मार्केट में बढ़ते रहता है घटते रहता है, तो कंपनी का कोई लिंक होता है, वो उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस उससे भी होता है उसको? हाँ देखो अब क्या होता है कि जो कंपनी है उसका अज्यूम करते हैं कि 60% शेयर कंपनी के पास है, 40% शेयर पब्लिक के पास है। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अभी क्या है कि जो 60% शेयर, मान लो कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट किया, तो इसमें से 60 रुपया कंपनी का होगा, 40 रुपया पब्लिक का होगा। गॉट इट? अब यही प्रॉफिट जब बढ़ेगा 100 रुपए से बढ़ करके 150 हो जाएगा, ठीक है, तो जो ये 40% लोगों ने शेयर्स लिए हुए हैं, अगर ये अपने शेयर को बेचना रहेगा तो इनका भी रेट बढ़ेगा ना हर शेयर का? नहीं बढ़ेगा। सर ये लोग तो स्टॉक मार्केट से ट्रेड करा ना। बिल्कुल, लेकिन देखो क्या होता है, जैसे अज्यूम करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास किसी कंपनी शेयर्स क्या देते हैं, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो इसमें जो है कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड देती है, ना? नहीं देती? देती है। देती है डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से आता है? कंपनी के प्रॉफिट से आता है। ठीक है, अब कंपनी का प्रॉफिट अगर राइज करेगा तो डिविडेंड भी राइज करेगा। ठीक है, और अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उस पर डिविडेंड मिलता है, पहले मिल रहा था 5 रुपया, अब बढ़ के मिल रहा है 15 रुपए का, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कंपनी को तो खरीदने वाले कई लोग आ जाएंगे ना, कि भाई हमको भी चाहिए इसका शेयर है, और जब खरीदने वाले कई आ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो रेट भागेगा ना। समझे सुधांशु? नहीं फिर समझाए? ठीक है, तो यही होता है सारा गेम जो है, प्रॉफिट का ही होता है, प्रॉफिट और डिविडेंड का सारा गेम प्रॉफिट और डिविडेंड का ही होता है। अब अगर तुम, हाँ बोलो। जैसे आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिविडेंड बढ़ा रहे हैं, वो कंपनी अपना 5% डिविडेंड देती थी, या जो 15% दे रही है वो कंपनी पे डिपेंड कर रहा है। हाँ जैसे बहुत लोग स्टॉक मार्केट में क्या वो उसको बहुत लो करके क्या बुलिश क्या बेरिश होते हैं, वैसे अप डाउन करते हैं, तो उससे कंपनी से क्या लेना देना? बता रहे कंपनी से क्या लेना देना। देखो जब स्टॉक का रेट बढ़ता है ना, ठीक है, जब स्टॉक का रेट बढ़ता है तो तुम्हारे पास मान लो कि 100 शेयर है, ठीक है, लेकिन प्रमोटर, अब कंपनी ने मान लो टोटल शेयर्स जो है कंपनी के टोटल शेयर्स वो 1 लाख है, अज्यूम करते हैं, ठीक है, 1 लाख शेयर है,
जिसमें से 10,000 शेयर तुम्हारे पास है, ठीक है, 10,000 शेयर 25,000 शेयर किसी और के पास है, ठीक है, और 5,000 शेयर किसी और के पास है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास है, ठीक है, और ये बाकी 50,000 शेयर जो है वो प्रमोटर के पास है जिसने कंपनी शुरू की, ठीक है। तो अब अगर कंपनी का रेट 100 रुपए से बढ़ के शेयर का रेट जो है वो बढ़ करके 120 हो जाएगा, ठीक है, तो तुमको तुम्हारा एसेट जो है वो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 10 लाख हुआ, तो 12 लाख हो जाएगा तुम्हारा एसेट। उसी तरीके से जिसके पास जो 50,000 शेयर है तो इसका भी तो एसेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? कंपनी बढ़ेगी नहीं, प्रमोटर के पास जो है वो भी तो बढ़ेगा। तो मार्केट रेट से ही जो है वो पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, मार्केट रेट से ही पता चलेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। नहीं समझ में आया? हेलो, उसको थोड़ा, हाँ, और थोड़ा डीपली मैं बताने की कोशिश करता हूँ, रुके रहो, ठीक है, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा और डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, ठीक है। ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने 10 लाख की कैपिटल लगानी थी, ठीक है। इस कंपनी ने 10 लाख की कैपिटल लगानी थी, ठीक है। कंपनी के पास 7 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए कंपनी ने किसी को पार्टनर बना दिया, ठीक है, और उसने अपने सबसे छोटे हिस्से को 10 रुपए का बनाया, कैपिटल के सबसे छोटे हिस्से को 10 रुपए का बनाया, ठीक है। कैपिटल का जो सबसे छोटा, तो उस हिसाब से जो है टोटल शेयर्स कितने निकले? 1 लाख शेयर्स निकल गए, ओके अभी तक? ठीक है रोहित, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो फिर से बोलो, फिर समझाएंगे। ठीक 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 है। उसका टोटल शेयर्स जो है वो 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स निकले। अब इसमें अज्यूम करते हैं कि जो कंपनी का प्रमोटर ग्रुप था उसके पास कितने शेयर्स रहेंगे? 70,000, ठीक है, और जो नया पार्टनर होगा उसके पास 30,000 ना, और एक शेयर की वैल्यू क्या रहेगी? एक शेयर की वैल्यू क्या रहेगी? वो रहेगी 10 रुपीज। गॉट इट? ठीक है। अब हाँ, अब मान लो कंपनी ने प्रॉफिट किया, कंपनी ने प्रॉफिट किया 50 रुपए, 10 लाख कंपनी है ना, कंपनी ने प्रॉफिट किया मान लो कि 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक। तो एक शेयर ने कितना प्रॉफिट किया? एक शेयर ने कितना प्रॉफिट किया? हाँ, एक शेयर ने कितना प्रॉफिट किया ये जानने के लिए 2 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर। 1 लाख शेयर थे टोटल, तो कंपनी ने 2 पर शेयर 2 रुपीज का प्रॉफिट किया। 2 रुपए तो बोली है। अच्छा सुने नहीं, सॉरी, ठीक है, 2 रुपए का, बिल्कुल। इसी को कहते हैं प्रॉफिट पर शेयर या अर्निंग पर शेयर। समझ में आया? इसी को कहते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, जिसके बारे में अभी पूछ रहे थे। Got it? समझ में आया? ठीक है। अब सर, हाँ बोलो।
अरे वो आप कह नहीं थे कि जैसे वो मार्केट में जितना बाई सेल होगा उस हिसाब से बढ़ता है शेयर का दाम। 22 सेल होगा उस हिसाब से पढ़ना है। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो दाम भी आ बढ़ रहे आ जाएगा। रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे अभी अभी वो टेक्निकल में आता है। ठीक है, मैं आता हूँ इसको समझ लो पहले। ठीक है, तो ये तुम्हारा अर्निंग पर शेयर निकल के आया। ठीक है, ईपीएस यानी कंपनी ने 2 रुपए का ईपीएस कमाया, लेकिन अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने, खाली 2 रुपए का। अब जिसके पास 30,000 शेयर्स हैं, जिसके पास 30,000 शेयर्स हैं, ठीक है, उसका कितने का प्रॉफिट हुआ एक तरीके से देखा जाए तो? 2 रुपए का कमाया तो इसने जो है एक तरीके से 60,000 का प्रॉफिट किया ना। 60,000 इसका हुआ और हाँ ठीक है 60,000 इसका हुआ और 1,40,000 जो है 1,40,000 जो है प्रमोटर ग्रुप का हुआ है ना। ठीक है, अब ये पूरा इसको इस तरीके से समझो कि जैसे तुम्हारे फ्रेंड के रेस्टोरेंट में तुमने पैसा लगाया था 3 लाख रुपए और टोटल प्रॉफिट 2 लाख का निकला। ठीक है, 30% तुम्हारा है तो 60,000 रुपए तुम्हारा होगा। लेकिन अभी क्या करोगे, क्या पूरा 60,000 रुपए ले लोगे कि कुछ रुपए और लगाओगे उसमें रेस्टोरेंट में? तो प्रमोटर ने मिल करके क्या किया, एक दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 50,000 रुपए जो है वो बांट देते हैं और 1.5 लाख रुपए जो है वो कंपनी में री इन्वेस्ट कर लेते हैं। यानी अगर 2 रुपया ईपीएस है तो इसमें से इस ईपीएस में से 50 पैसा जो है बांट देते हैं और 1.5 रुपया जो है वो कंपनी में री इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कंपनी में जब री इन्वेस्ट किया गया 1.5 लाख रुपया, 1 मिनट होल्ड करना। ना अब जब कंपनी में री इन्वेस्ट किया गया 1.5 लाख रुपया, तो कंपनी कितने की थी? 10 लाख रुपए की थी कंपनी है। कंपनी 10 लाख रुपए की थी और इसमें 1.5 लाख रुपया री इन्वेस्ट किया गया, तो कंपनी जो है 11.5 लाख की हो गई। हो गई कि नहीं? फिर से समझाए। ठीक है, कंपनी जो है वो 11.5 लाख की हो गई। ठीक है, अभी ऐसे में क्या होता है, अब ऐसे में क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, ना अब ऐसे में क्या होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जब कंपनी शुरू हुई थी, तो कंपनी जो थी वो 10 लाख रुपए की थी और इसका एक शेयर 10 रुपए का था। ठीक है, अब कंपनी जो है वो 11.5 लाख रुपए की हो गई है, तो इसका एक शेयर बढ़ेगा ना, वो भी 11.5 रुपए का हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर बार जो है कंपनी प्रॉफिट को इसमें जोड़ती जा रही है, प्रॉफिट को जोड़ती जा रही है और धीरे धीरे करके कंपनी जो है वो 50 लाख रुपए की हो गई। तो इसका डिविडेंड भी दे रही है, जोड़ती भी जा रही है। हाँ, थोड़ा सा डिविडेंड भी दे रही है और थोड़ा सा जोड़ती भी जा रही है। ठीक है, मान लो 25% हर बार डिविडेंड दे रही है और 75% जोड़ ले रही है। ठीक है, तो ऐसे करके कंपनी धीरे धीरे 50 लाख की हो गई। ठीक है, 50 लाख की हो गई, तो इसका एक शेयर कितने का हो गया? 50 रुपए के आसपास का हो गया, 50 रुपए के आसपास का हो गया, समझ गए? तो इसमें क्या है, ये जो है 10 लाख रुपए, इसको कहेंगे फेस वैल्यू, जिससे शुरू किया गया। और जैसे जैसे कंपनी में री इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, कैपिटल एप्रिशिएट कर रहा है, वैसे वैसे कंपनी का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, रेट बढ़ रहा है कंपनी का और बढ़ते बढ़ते अभी 50 रुपया हो गया, तो इसको कहेंगे बुक वैल्यू। समझ गए? यस। अब एक काम करो, ये जो है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने में। ठीक है, ये जो अभी तुमको समझाया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी समझाया है इसका एक छोटा सा
लिटरेचर बना करके मुझे मैसेज करो, ठीक है। आज का तुम लोग का यही काम हुआ है, समझ गए? कोई डाउट? क्या बनाना है इसका? रोहित तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हो? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। बनाना है। हाँ, उसका लिखना है, जो भी चीज अभी तुमको समझाया ना उसी को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। ईपीएस क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। आप उस दिन बताए थे। क्या बोल रहे हो? या तुम उस दिन तो मैसेज, आप बताए। हाँ उसी को तुम लिखोगे, हाँ हाँ उसी को बता के लिखोगे, ठीक है। समझ गए कृष्णा? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। और इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? चल रहा है। हाँ नेट नहीं चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सर हाँ बोलो। उसमें एक ट्रेडिंग किए थे, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक ठीक, अभी अभी जो है ना आगे आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे ना तो वो लाइव प्रॉफिट हम लोग किया जाएगा। फिलहाल ये जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखो, ठीक है। और कल हम लोग जो है, जैसे आज देखो हम लोगों ने किसके बारे में समझा, आज हम लोग ने ईपीएस के बारे में समझा, हम लोग ने ईपीएस के बारे में समझा, बुक वैल्यू के बारे में समझा कि क्या है बुक वैल्यू, ठीक है। हम लोग ने समझा कि डिविडेंड क्या होता है, जो ये 50 पैसा दिया कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से निकाल करके, इसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझी। फेस वैल्यू क्या होता है ये समझा। हर कंपनी देती है। जो कंपनी प्रॉफिट करेगी वो कंपनी देगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तुमने जो है 2 लाख का प्रॉफिट किया हो तो 2 लाख पूरा रीइन्वेस्ट कर लिया हो, कोई जरूरी नहीं है भाई। तुम्हारे प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आप लोगों ने? हाँ ले लिए। ठीक है, चलिए कल मिलते। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आगे तो नहीं बताया सर। क्या नहीं बताएं? अभी तो ये अभी कंपनी के हाथ नहीं था, शेयर वाले के बारे में बताइए। बता कल बता देंगे। जो अभी समझे हैं ना ये समझना ज्यादा जरूरी था, नहीं तो वो नहीं समझ पाते, ठीक है। वो शेयर का क्या होगा अब यहाँ पे, अच्छा चलो तुमको 2 मिनट का देते हैं यहाँ पे समय। अभी देखो, अब ये जो है कंपनी का शेयर जो है मान लो मार्केट में लिस्ट हुआ, ठीक है। कंपनी का शेयर जो है मान लो मार्केट में हुआ लिस्ट, ठीक है। तो ये जो 30% शेयर तुम्हारे पास था ना, अज्यूम करते हैं कि ये 30% शेयर जो है ये पब्लिक के पास है। अज्यूम करते हैं कि ये 30% शेयर जो है ये पब्लिक के पास है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसका बुक वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। बुक वैल्यू बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वो शेयर लिस्टेड है, डिमांड बढ़ेगी स्टॉक की, ठीक है। तो शेयर का रेट बढ़ने से प्रमोटर को भी फायदा होगा ना, क्योंकि 70% शेयर तो प्रमोटर के पास है। और डिमांड क्यों आएगी? क्योंकि हर अभी कंपनी जो है धीरे धीरे करके, अब जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में कंपनी ने 20% का प्रॉफिट किया था तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था उसको, कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 लाख रुपए की हो गई है, तो अगर अब 20% का प्रॉफिट करेगी तो 10 लाख का प्रॉफिट करेगी ना। यस सर। तो जिसने स्टार्टिंग में जो है पैसा लगाया होगा तो हर साल तो अब जितना पैसा लगा है उससे ज्यादा का तो हर साल अब प्रॉफिट होने लगा। बात समझ रहे हो? नहीं। तो इसी तरीके से जो, हाँ इसी तरीके से जो है कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो उसका पहले कंपनी प्रॉफिट करती है, उसके बाद शेयर का दाम बढ़ता है, समझ गए? ये जो ट्रेड हाँ। करते हैं ये लोग बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। नहीं, जो ट्रेड करते हैं देखो इसमें क्या है ना कि जो लोग ट्रेड करते हैं, हम और तुम जब ट्रेड करते हैं तो हम और तुम अकेले तो है नहीं, मार्केट में पूरी लॉबी है, ठीक है। एक सेलर्स की, एक बायर्स की, ठीक है। तो बायर जब ज्यादा बाई करते हैं तो रेट बढ़ जाता है, सेलर जब ज्यादा सेल करते हैं तो रेट गिर जाता है।
हाँ तो वही कोई बड़ा आदमी आ गया तो देखो हम और तुम, बड़ा आदमी भी उसको अभी दिमाग से निकाल दो, बड़ा आदमी आ गया उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, अब कोई कंपनी का मान लो कि बुक वैल्यू जो है वो 50 रुपए चल रहा है, ठीक है 50 रुपए है, और वो मार्केट में वो कंपनी जो है वो 35 रुपए की मिल रही है, तो अच्छी है कि बुरी है, बाई करने लायक है कि नहीं है? ठीक ही है। कैसे ठीक है? तो क्या बोले हैं? एक कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू 50 रुपए है, प्रॉफिट करते करते उसकी जो मेन वैल्यू पहुंच गई है वो 50 रुपए पहुंच गई है। कैसे पहुंची हम लोग ने अभी देखा था कि प्रॉफिट इंक्लूड करते करते 50 रुपए पहुंच गई है हमारी कंपनी, और उसका मार्केट में रेट चल रहा है 35 रुपए। तो कैसा है, वर्थ बाइंग है या नहीं है? बाइंग। अब वो तो लॉस में लग रहा है, बाइंग नहीं। कैसे बाइंग नहीं लग रहा है? जैसे वो जहाँ से 35 मिल रहा है सही तो क्या चीज? सही है, तो बाइंग है। ये बाइंग है, बिल्कुल बाइंग है, क्योंकि कंपनी की मेन वैल्यू, रियल वैल्यू 50 रुपए है, मिल रही है आपको 35 रुपए पे। तो ये तो देखिए, चलो अच्छा, इसको जो है ना कल फिर डिस्कस किया जाएगा हम लोग कल फिर इसको डिस्कस किया जाएगा थोड़ा सा और। बहरहाल जो तुमको दिया है मैंने उसको करो।